हेलो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर आमिर खान आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिजिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, मतलब बेसिक्स उनकी स्टडीज को करेंगे, एज वेल एज उनके प्रॉपर्टीज जानेंगे, एज वेल एज हम ये जानेंगे कि चार्ज कैरियर्स कौन कौन होते हैं, किनके पास चार्ज आ सकते हैं, एंड कुछ यूनिवर्सल लॉस के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे आने वाली जितनी भी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिसिटी में, आपकी फिजिक्स का पहले पार्ट का जो पहला यूनिट है, इसमें पहली जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझें, अदरवाइज हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले टॉपिक में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम जानेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये होता क्या है, डिफाइनिंग द इनविजिबल फोर्स। तो आपको ये बता दें हम कि इलेक्ट्रिक चार्ज सिंपली एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी बॉडी पर अगर आ गई तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाने पर अपने ऊपर एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगी। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी by which a body having the electric charge will experience a force inside an electric field। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर अभी हमने लिख रखा हुआ है, the electric charge is a fundamental physical property of a matter। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रख लो, ये एक प्रॉपर्टी है, किसी भी फिजिकल मैटर की ये प्रॉपर्टी है, बहुत बेसिक सी फंडामेंटल सी प्रॉपर्टी है। इट dedicates how matter behaves when placed within an electromagnetic field। ठीक है, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आप एक इलेक्ट्रिक चार्ज को रखते हैं या कोई चार्ज्ड बॉडी को रखते हैं, उस केस में ये चार्ज्ड बॉडी अपने ऊपर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, ये फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्टिव होता है या तो रिपल्सिव होता है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात की गई है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों में ही अगर ये हम रख दें, एक चार्ज्ड बॉडी को रख दें, सपोज कि इस पेन के पास क्या है, एक चार्ज आ गया, इसके पास किसी तरह हमने चार्ज दे दिया इस पेन को। ठीक है, अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रख दें तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब ये खींचा जाएगा, ये खींचा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगता है तो वो मूव कर जाती है। जब इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसको हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचा जाएगा। ठीक है, तो एक ये टॉपिक आती है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पाएंगे कहां? अगर इसके पास अगर चार्ज है तो इसे हमने कहां रखा? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा कहां? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा कहां? तो सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का बहुत सिंपल सा अगर सेटअप करना है तो वो ये है, दो मेटल की प्लेट्स लीजिए, आमने सामने रख दीजिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दीजिए। तो इनके बीच में जो स्पेस है, जो जगह है, जो फील्ड है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, वो इलेक्ट्रिकल स्पेस कहलाएगा। अब इसी स्पेस के बीच में अगर हमने ये पेन रख दिया तो ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। जैसा कि आइए हम आपको दिखाते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज है और यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक शुरू है। कहां से है? यहां से लेकर यहां तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, बातों को समझिए पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज कहां से कहां है? ये इतनी दूर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, आपको हमने बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कैसे जनरेट करेंगे। ओके, दो मेटल के प्लेट्स आमने सामने रखिए, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एक को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो इनके बीच में स्पेस है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ओके, अब एक चार्ज्ड बॉडी जो कि नेगेटिव चार्ज्ड है, ये इसको हम कहां लेकर जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहां तक देखिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, लेकिन जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले गए हैं तो ये क्या हो रहा है? ये अपना रास्ता चेंज कर दे रहा है। मान लीजिए कि इस चार्ज्ड बॉडी को हमने अंदर की ओर ढकेला है, अंदर की ओर फेंका है, तो ये जब चार्ज्ड बॉडी अंदर की ओर जा रही है तो ये अपना पाथ चेंज कर देगी। आप सोचेंगे इसको तो सीधे जाना चाहिए, बट नहीं, आप जितनी भी जोर से फेंकें इसको, ये अपने ऊपर नीचे की ओर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे ही ये बॉल यहां पर आएगा,
अपने ऊपर नीचे की ओर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, हालांकि ये फोर्स जो है कितना होता है, ये फोर्स कितना होता है ये आगे हम बताएंगे, ये डिस्कस करेंगे हम कूलॉम्स लॉ में, इसी के बाद की टॉपिक है। ठीक है, तो चार्ज से रिलेटेड ही टॉपिक है वो, इसीलिए हम उसको आगे आने वाली टॉपिक में पढ़ेंगे, ये फोर्स कितना होता है। बहरहाल इतना जान लीजिए, ये इस पर फोर्स नीचे लगेगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगता जाएगा, और एक टाइम आएगा ये अपनी पोजीशन पर यहां आ जाएगा घूमकर। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी। तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने के बाद वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब जाहिर सी बात है, कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन तब चेंज करता है जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो इस चार्ज्ड बॉडी के ऊपर जिसके पास नेगेटिव चार्ज था, इसके ऊपर एक फोर्स लगा, तभी ये नीचे की ओर आया है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। आप यहां देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन बता रखी है, जैसा कि अभी हमने कहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, नीचे से ऊपर की ओर। आप याद रखना, जो आप प्लेट सेट कर रहे हो, एक प्लेट और दूसरी प्लेट, एक को बैटरी के निगेटिव साइड से जोड़ रहे हो, एक को बैटरी के पॉजिटिव साइड से जोड़ रहे हो। ठीक है, तो जो भी प्लेट जो बैटरी के पॉजिटिव साइड से जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वहीं से चलना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वहीं से चलना शुरू होती है। ये फील्ड लाइंस क्या होती हैं बाबू, इसके बाद की टॉपिक में हम आपको क्लियर कर देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो याद रखना, बस ये छोटी सी बात अभी याद रख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। ठीक है, तो यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां है, नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है, मतलब ये इधर की ओर जा रहा है, सब ऊपर की ओर जा रहा है। यहां पर हमने देखो लिखवाया भी हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही है, ऑब्वियसली तब नीचे की ओर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नीचे की ओर पॉजिटिव चार्ज है। अब जब ये यहां पर नीचे की ओर पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ही निगेटिव चार्ज इसके अंदर एंटर करेगा, तो आप ये जानते हो कि निगेटिव हमेशा पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, या पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से अट्रैक्ट होता है। तो ये नीचे जो पॉजिटिव है, ये निगेटिव चार्ज को अपने फील्ड में, अपने रेंज में आने पर तुरंत ये क्या कर लेगा, खींचना शुरू कर देगा, खींचना शुरू कर देगा। ये मोशन में था, आगे जा रहा था, नीचे की ओर फोर्स लग रहा था, इसीलिए इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो सिंपली इतना याद रखो बच्चों कि इलेक्ट्रिक के चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मैटर पे आ सकता है। हालांकि हम इस लेक्चर में ये बात नहीं कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर कैसे लाएं। बहुत से मेथड्स होते हैं, बहुत से मेथड्स होते हैं। एक आपने सुना होगा कि ये पेन है, हमने ऐसे बालों पर रगड़ दिया और छोटे छोटे पेपर के पीस लिए ऐसे उठा दिए। बचपन में सभी एक्सपेरिमेंट्स ये करे होंगे कि पेन ऐसे रगड़ा, छोटे छोटे पेपर के पीस लिया, ऐसे हमने उसके पास ले गए, ये अट्रैक्ट होकर इस पे चिपक गया। बहुत मैजिक लगता था हमें ये चीज ना, बट एक्चुअली वो मैजिक नहीं था, वो यहाँ फिजिक्स की चार्ज की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, कि आपने जब इसको रब किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके सरफेस पर। अब ये चार्ज कैसे आ गया रब करने पर, इसके बाद के टॉपिक में हम जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि सभी लोग ये जान चुके होंगे, सभी बच्चों ये जान चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। सिंपली एक ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी पर, जिसकी वजह से वो बॉडी, वो चीज जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने पर अपने ऊपर फोर्स का एक्सपीरियंस करती है। ओके, तो अपनी टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं, हमारी टॉपिक क्या है, ड्यूअलिटी ऑफ चार्ज। आप सभी ये जानते हो बच्चों, आप सभी ये जानते हो कि ड्यूअलिटी ऑफ चार्ज यहां कहने के ये मतलब है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहां अभी हमने दिखा रखा है कि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे दूर। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखिए अपोजिट चार्ज की बात कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये तुरंत एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यू नो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अब देखिए यहां मैंने क्या लिखवा रखा है, दिस ड्यूअलिटी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन की प्रॉपर्टी को ही चार्ज की हम क्या कहते हैं, ड्यूअलिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। तो ड्यूअलिटी ऑफ चार्ज क्या है,
चार्जेस के अट्रैक्शन और रिपल्शन के फिनोमेना को ही हम ड्यूअलिटी ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, इज द फंक्शनल इंजन, ये ऐसा फंक्शनल इंजन है ड्राइविंग द एवरीथिंग फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक बॉन्डिंग टू मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक मोटर्स। कहने का मतलब यहां ये है कि ये जो ड्युअलिटी ऑफ चार्ज है कि निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल किया, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल किया, बट नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। इसका यूज कहां से होता है? एकदम छोटे पैमाने या कह लीजिए माइक्रोस्कोपिक लेवल तक, एटॉमिक बॉन्डिंग से लेकर आपका ये मैक्रोस्कोपिक लेवल, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, इन सभी जगहों पर हम ये चीज यूज करते हैं। क्या चीज यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल की ये ड्युअलिटी प्रॉपर्टी, ओके सॉरी, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये ड्यूअल प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ओके, तो आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे कि ये द ड्युअलिटी ऑफ चार्ज क्या है। ओके, अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज में। हाँ, देखिए क्या, द एटॉमिक सोर्स ऑफ चार्ज। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया, ये पेन मैंने ऐसे ऐसे रगड़ा, छोटे छोटे पेपर के पीस लिए, इसको ये अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट हो गया। ये कैसे हुआ? ड्यूअलिटी सॉरी, ये कैसे हुआ कि इसके ऊपर चार्ज आया ना, इसके ऊपर चार्ज है। ये चार्ज कैसे आया, इसी के बारे में हम इस टॉपिक के अंडर में जानेंगे। ये चार्ज कैसे आया, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये एक एटम है। अब जाहिर सी बात, ये पेन के पास भी अपना एटम है। आप सभी केमिस्ट्री में पढ़े हो कि सारी चीजें एटम से बनती हैं, हर एक चीज जो है एटम से मिलकर ही बनती है। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है कि हर चीज एटम से बना है, ये भी एटम से बना है। जब इसको मैंने रब किया, रब होने की वजह से जो मेरी काइनेटिक एनर्जी या गर्मी की वजह से, हीट की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं रब की वजह से, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एनर्जी पाने की वजह से थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। आप केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हो कि एक्साइटेड स्टेट क्या होता है ना? केमिस्ट्री के सर ने आपको पढ़ाया होगा कि एटम्स का एक्साइटेड स्टेट में चला जाना क्या होता है। ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलकर हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स निकलकर यहाँ हायर एनर्जी लेवल में आ जाते हैं, मतलब सरफेस पर आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास आपको पता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के पास होता है निगेटिव चार्ज। और ये जो पेपर पीस होते हैं, आपको पता है इसमें कहीं ना कोई मॉइस्चर वगैरह होता है, थोड़ा बहुत जो पेपर पीस होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से ये निगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव पेपर्स को खींच लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहां पर कि एक एटम जो है कैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है और क्या होता है, ये हम समझते हैं। एटॉमिक सोर्स ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं। जो जैसे ही आपने रगड़ा इस पेन को, वैसे ही हुआ क्या, इस इलेक्ट्रॉन ने एक्स्ट्रा एनर्जी पाई और निकल गया। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कभी कभी इसे मेटल्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। याद रखना, मेटल्स के केस में इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि मेटल्स के केस में इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूं, यहां पर क्लियर नहीं होगा आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके, मेटल्स के केस में ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लें या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह लें। और यही चार्ज जो है कंडक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फ्लो करते हैं। व्हाट इज कंडक्शन? यहां पर वर्ड आ गया कंडक्शन का, तो ये हम जानेंगे। कंडक्शन कहां होता है? कंडक्टर्स में होता है। कंडक्शन एक फिनोमेना है, ये कहां देखने को मिलता है? कंडक्टर्स में। आप सभी जानते हो कंडक्टर्स क्या होते हैं, आप प्रीवियस क्लासेस में केमिस्ट्री में ये भी पढ़ चुके हो कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स आपने बेसिकली जाना होगा कि जिसके अंदर करंट का फ्लो हो जाए वो कंडक्टर होता है, और बेसिकली ज्यादातर ये मेटल्स होते हैं, है कि नहीं? तो देखिए कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली मेटल्स, कंडक्टर्स क्या है? पर्टिकुलरली मेटल्स हैव द नेचुरल टेंडेंसी टू लूज देयर द आउटर मोस्ट या लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव एटॉमिक स्टेबिलिटी। तो कंडक्टर्स में ये खूबी होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। क्या खूबी होती है इनमें? ये अपने सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर दें? निकाल दें, इजेक्ट कर दें, हटा दें। क्यों ये ऐसा करते हैं? ताकि उनकी स्टेबिलिटी आ जाए, उन एटम्स के पास स्टेबिलिटी आ जाए। आपने ये पढ़ा है स्टेबिलिटी का किस्सा
कि ये किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो, या तो उनकी मतलब ऑक्टेट या तो कंप्लीट हो, या तो उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भरा हो, तभी वो एटम स्टेबल है। ठीक है, बहरहाल ये थोड़ी केमिस्ट्री की टॉपिक है। तो इतना याद रखना कि ये स्टेबिलिटी के लिए ये एटम्स को लूज करते हैं ताकि ऑक्टेट ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सके और स्टेबल हो जाए। ठीक है, these outermost particles dictate the electrical behavior of the entire material। यही आउटर मोस्ट पार्टिकल किसे कहा गया? ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। बाबू ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन है। यहां मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं यहां पर कि ये अभी जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर ना, ये इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। ओ सॉरी, किसी को दिखा नहीं ये तो डिस्टर्ब। ठीक, दिख रहा है ना सभी को? ये इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ये जो पार्टिकल है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। ये जो पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन ही है, जो कि यहां से निकलकर यहां गया है। ठीक है, ओके। तो यहां पर हमने क्या कहा? आउटर मोस्ट पार्टिकल ही डिसाइड करता है कि वो मटेरियल कैसा बिहेवियर शो करना है, शो करेगा। ओके, अगर ये मटेरियल जो है अपने आप ही आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहा है बिना रगड़े या बिना कुछ रब किए, इसका मतलब ये क्या है? ये कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर्स में सारे के सारे कंडक्टर्स में, जैसे लोहा हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, आपका कॉपर हो गया, ये सभी अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और यही कंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब कि चार्ज एक जगह से दूसरी जगह होना, इसी को कहते हैं कंडक्शन का होना। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह का फ्लो होना। अगर ये मान लीजिए एक मेटल है, यहां पर एक चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तब हम कहेंगे इस मेटल में कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कंडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन चार्ज होता है कंडक्शन में? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन ही होता है जो कंडक्शन को परफॉर्म करता है। इलेक्ट्रॉन्स ही वो चार्ज कैरियर हैं, चार्ज को होल्ड किए हुए हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को ले जाते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे बाबू कि किसी भी चार्ज का एटॉमिक सोर्स क्या होता है। ठीक है, किसी भी चार्ज का एटॉमिक सोर्स क्या होता है? ज्यादातर चार्ज अपने एटम से ही निकल कर आते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल से ही निकल कर आते हैं। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये टॉपिक क्या है? द इलेक्ट्रॉन एंड होल डायनेमिक्स। अभी आपने ये जाना कि यही आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, निकल कर जाएंगे कहाँ? कहां जाएंगे ये निकलकर? ये आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ये निकलकर फ्रीली जो है मूव करने लगते हैं उस पूरे मटेरियल में, पूरे बॉडी में। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन था, इसको बाहर से किसी तरह से अगर आपने एनर्जी दे दी, क्या दे दिया आपने? बाहर से किसी भी तरीके से अगर आपने एनर्जी दे दी, ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी अब पा जाता है कि ये अपने इजेक्ट कर जाता है, बाहर हो जाता है, फ्री हो जाता है। ठीक है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये जगह देखो खाली हो गई ना, इलेक्ट्रॉन की जगह थी ना, ये जगह खाली हो गई है, तो इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ऑटोमेटिकली। कौन सा चार्ज आ जाता है इस जगह पर? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज का ही नाम क्या होता है? होल होता है। और निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, नेगेटिव चार्ज। और होल्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पॉजिटिव चार्ज होल्स होते हैं, जो कि पहले कभी वहां पर इलेक्ट्रॉन हुआ करता था, बट अब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं, इलेक्ट्रॉन वो जगह छोड़ गया है। ठीक है, ये देखिए क्या है? पहला जो बाउंड स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स निकलने का स्टेट है ये। पॉजिटिव चार्ज कैरियर, अब ये एटम जो जो पहले स्टेबल था, कोई चार्ज नहीं था, अब इसके पास क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकल कर चला गया। ये इलेक्ट्रॉन निकल कर गया, ये पूरे बॉडी में तैरता रहता है। ठीक है, ये पूरे बॉडी में तैरता रहता है। अब देखिए यहां मैंने क्या लिखवाया हुआ है? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन वंडर्स, मतलब पूरा घूमता रहता है बॉडी में थ्रू आउट द मेटल, एक मेटल्स के पूरे मेटल्स में जब घूमता रहता है, इट बिकम्स अ चार्ज कैरियर। तो
इसको हम क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकला और पूरे बॉडी में घूम रहा है, इधर उधर जा रहा है, ये अपने पास क्या रखे हुए, चार्ज को रखे हुए, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, चार्ज कैरियर। चार्ज को ये कैरी कर रहा है, ठीक है। द एम्प्टी प्लेस इज लेवल्स बिहाइंड एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज, जो सॉरी लीव्स बिहाइंड ना, ये जो खाली जगह है इससे हम क्या कह देते हैं, होल्स कह देते हैं, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, मैथमेटिकली नोन एज होल। इसे हम होल्स के नाम से जानते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है। आई होप कि सभी लोग समझ गए होंगे। ओके, एक चीज और कि इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, ये एक एटम की बात थी। लेकिन जो मटेरियल है, जो मेटल है, उसमें क्या एक ही एटम होगा? नहीं, उसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं ना, बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, सभी ये फेनोमेना परफॉर्म करते हैं। सभी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक एक होल आ गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला, एक होल आ गया, सभी ये करते हैं। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही होल हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है, मतलब ओवरऑल उस पूरे मेटल बॉडी पे कोई चार्ज नहीं आता। ऐसा नहीं है कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया है और उसको हम पॉजिटिव फील्ड में ले जाए तो वो खींचा चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये मेटल है तो इसके पास अभी कोई भी चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसके एटम ने जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले पीछे उतने ही पॉजिटिव होल्स भी थे जो कि उसको काउंटर बैलेंस कर दिए, उसके उन निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को खत्म कर दिए। ये आगे भी हम अभी जानेंगे। तो आई होप कि ये टॉपिक आप समझ गए होंगे, इलेक्ट्रॉन एंड होल डायनेमिक। तो इलेक्ट्रॉन, एक चीज और, डायनेमिक वर्ड यहां पर लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है मूव करने के लिए, बट ये होल्स जो है अपने एटम के साथ ही बाउंडेड है। ये होल्स जो है ये डायनेमिक नहीं होते, ये स्टेबल होते हैं, अपनी जगह पर बने होते हैं, ठीक है। ये इसी के लिए कहा गया है, ये एटम्स के साथ ही रहते हैं। तो कौन डायनेमिक है? इलेक्ट्रॉन्स डायनेमिक है, बट स्टेबल कौन है? होल्स स्टेबल है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। हाँ तो बच्चों, अब हम जानने वाले हैं क्या, इसकी जो अगली टॉपिक है, द न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, इस चीज को हम जानेंगे। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलते हैं, एक एटम से जो है बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और बिलियंस ऑफ होल्स अपने पीछे छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पर, ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स भी होते हैं, ये बैलेंस होते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता है, ये बैलेंस होते हैं। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ होल, ठीक है। तो ओवरऑल पॉजिटिव जितना है उतना ही निगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। मतलब अगर मान लीजिए +10 है और -10 है तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाते हैं, मतलब कुछ नहीं छोड़ते हैं, कोई चार्ज नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहां मैंने लिखवाया था, न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है। सिंपली याद रखो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में कि जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल या वो बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रह जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, डिस्पाइट कंटेनिंग बिलियंस ऑफ मूविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स अ स्टैंडर्ड कंडक्टर्स रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल, कि हालांकि बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी, बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद भी वो जो कंडक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो जो कंडक्टर है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ओवरऑल न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल ही है। द मैसिव नंबर ऑफ द नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज परफेक्टली कैंसल्ड आउट बाय एन इक्वल नंबर ऑफ द पॉजिटिव होल्स, ठीक है। कि जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल उस मेटल बॉडी पर या उस बॉडी पर जिसकी हम बात कर रहे होते हैं कोई भी चार्ज नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आई होप कि द न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी आप समझ गए होंगे चार्ज के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम, हाउ मटेरियल्स हैंडल चार्जेस। मटेरियल्स के बारे में देख लेते हैं हम कि जो मटेरियल्स होते हैं कौन कैसे चार्ज होल्ड किए हुए हैं, कैसे मटेरियल्स, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंडक्टर्स में होते हैं एबेंडेंट, बहुत तादाद में होते हैं कंडक्टर्स में, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। ये जो मेटल्स के एटम होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाल ही देते हैं, ये बताया अभी लास्ट कुछ देर ही पहले बताया। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस होते हैं। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, इंसुलेटर जैसे ये देखिए प्लास्टिक का है, ये कोई इंसुलेटर इसमें है, सॉरी
कि जो भी जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, उसमें ये इंसुलेटर कहलाता है ना, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने से नहीं निकलते, उसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड ही रहते हैं, एटम के साथ ही रहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप बहुत ज्यादा उसको टेम्परेचर दे दिए, एक्सट्रीम कंडीशंस में रख दिए तो इलेक्ट्रॉन्स एक दो निकल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, वो अपने स्टेट को चेंज कर देगा, गल जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा। इंसुलेटर्स की बात है। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स देखिए बहुत ही बड़ी टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स, क्लास 12 की, आप इसे आगे भी जानोगे। सेमीकंडक्टर्स में पूरा का पूरा चैप्टर है, ये जितने भी डिजिटल वर्ल्ड है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये जितने फोन्स हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, तमाम चीजें ये जो हैं सभी किस पर बेस्ड है, सेमीकंडक्टर्स। आपने अगर करंट अफेयर्स जानते होगे तो ताइवान को लेकर चाइना जो है क्यों इतना सेंसिटिव है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स उसे चाहिए, उसे सेमीकंडक्टर चाहिए, और ताइवान के पास बहुत बड़ा भंडार है सेमीकंडक्टर का। ओके, तो सेमीकंडक्टर्स के पास अगर देखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल होने का मतलब ये होता है कि हाँ, कभी हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं भी होते हैं, कुछ कंडीशन पर जो है इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, कुछ कंडीशन पर ये इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर इन्हें कहते हैं। वही सेमीकंडक्टर देखिए जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आता है। आइए देखते हैं बिहेवियर की बात करें। बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रीली, कंडक्टर से करंट जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत आसानी से फ्लो होता है, ठीक है, लेकिन इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी इज ब्लॉक्ड। हमने बताया था ना कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक जगह से चार्ज को दूसरी जगह ले जाते हैं, उसी को हम कहते हैं करंट का फ्लो होना। अब कंडक्टर्स के पास तो है इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फ्लो करा देंगे, इलेक्ट्रॉन से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगा, बट इंसुलेटर्स के पास तो है ही नहीं, इंसुलेटर्स के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो वो क्या मूव कराएगा एक जगह से दूसरी जगह, क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ब्लॉक हो जाती है। इसका बात करें सेमीकंडक्टर्स के, तो इंसुलेटर एट रूम टेम्परेचर, कंडक्टर एट एलिवेटेड टेम्परेचर और व्हेन मॉडिफाइड। तो जनरली जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जैसे सिलिकॉन वगैरह है, ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर ही रहेंगे, कोई करंट का फ्लो नहीं करेंगे, लेकिन जरा सा भी अगर आपने टेम्परेचर वगैरह इनका बढ़ा दिया, टेम्परेचर वगैरह इनका बढ़ा दिया, तो इसमें से करंट का फ्लो होता है, इसमें से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। और इसी सेमीकंडक्टर का एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि एक सेंसर आपने बना दिया है एक रूम का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, आपने मान लीजिए वो सेंसर ऐसा बनाया है कि रूम का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाएगा तो उस सेंसर में लाइट ऑन हो जाएगी, जो एलईडी है वो जल जाएगी, ठीक है। तो होगा क्या, धीरे धीरे रूम का जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब 40 डिग्री सेल्सियस जब पहुंच जाएगा, तो वो सेमीकंडक्टर जो था, जो पहले अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर एक टेम्परेचर के नीचे तक इंसुलेटर था, वो जैसे ही 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करेगा वो अब कंडक्टर बन जाएगा, वो भी करंट का फ्लो करेगा, जब करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा तो वो एलईडी जल जाएगी, एलईडी जल जाएगी, आप तुरंत देख के कह दोगे हाँ ये तो हो गया भाई, करंट, एलईडी जल गई, इसका मतलब जो है टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कंडक्टर्स में, बेसिकली आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, और भी बहुत से हैं। इंसुलेटर्स की अगर हम बात करें तो लकड़ी हो गया, वुड, प्लास्टिक और ग्लास, ये सब इंसुलेटर्स हैं जिसमें से करंट का फ्लो नहीं होता है, बशर्ते ये भीगे ना हो। भीगे होते हैं बाबू तो आप जानते हैं ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी चार्ज कैरी करते हैं, जिसकी वजह से करंट का फ्लो हो जाता है, ठीक है। तो भीगे नहीं होने चाहिए, हम देखो ये ड्राई बॉल से बच्चे कहेंगे अरे सर भीगा होता है तो इसमें से करंट का फ्लो होता है, ठीक है, तो वो कंडीशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो भीगा कोई भी चीज हो भाई करंट उतर सकता है उसमें, ठीक है। वो आगे के टॉपिक में भी हम डिस्कस कर लेंगे उसको कि उसमें कैसे करंट उतरता है। सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके। तो हाउ मेटल मटेरियल्स हैंडल चार्जेस, ये आपने जान लिया। डीप ड्राइव, करेक्टिंग द रिकॉर्ड, चलिए यहां देखते हैं क्या है भाई। सम अर्ली टेस्ट कैटेगराइज द कार्बन एज द सेमीकंडक्टर। कुछ अभी हाल ही के जो स्टडीज हैं, अर्ली टेक्स्ट हैं, उनमें कार्बन को सेमीकंडक्टर माना गया है, while true for the specific graphite structures, ठीक है। कार्बन लाइक द डायमंड इज जनरली एन इंसुलेटर, जबकि जो डायमंड है आपका वो तो इंसुलेटर है कंप्लीटली, और जो किससे बना है, कार्बन से बना है। किससे बना है बाबू, कार्बन से बना है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स रिलाई almost exclusively on the silicon, germanium for the precise semiconductor control। तो जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, अभी जो जितने भी चिप्स वगैरह हैं, चिप्स वगैरह जितने मदरबोर्ड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी सामान हैं, वो जर्मेनियम सिलिकॉन पर ही डिपेंड है, कार्बन उतना अच्छा सेमीकंडक्टर नहीं है, ठीक है।
आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे कोई मटेरियल चार्ज रखता है। मेटल्स के पास चार्ज है, इंसुलेटर के पास नहीं है, इनके पास सेमीकंडक्टर्स के पास है भी नहीं भी है, कुछ कंडीशंस पे ये काम करते हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो थोड़ा पीछे करके फिर से एक बार सुन सकते हो, देख सकते हो। ओके, बहरहाल हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ है। अब चार्ज के रिगार्डिंग हमें कुछ लॉस को भी जानना है। जैसे कि यहाँ क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ लॉ। द कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है, चलिए देखते हैं। द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स एब्सोल्युटली कांस्टेंट। एब्सोल्युटली कांस्टेंट जीरो होता है। एब्सोल्युटली कांस्टेंट का यहाँ मतलब क्या होता है, जीरो। यहाँ पर कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसके पास जो टोटल चार्ज है उस सिस्टम के पास, वो जीरो ही होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, जितने सिस्टम के पास पॉजिटिव चार्ज है उतने सिस्टम के पास नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। कि चार्ज, आप बचपन में ये भी बहुत से प्रीवियस क्लासेस में ये भी पढ़े हो कि कंजर्वेशन का मतलब ना तो ये चीज डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ना नई नई बनाई जा सकती है अपने से, तो वो सही है। आप चार्ज पे एक्स्ट्रा आप जादू नहीं कुछ कर दोगे या कुछ ऐसा नहीं कर दोगे कि ऑटोमेटिक नेगेटिव चार्ज बन गया। वो कहीं ना कहीं से आया है, वो नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं से निकला, और जहां से आया वहां पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हुआ है। तो दुनिया में अगर मान लीजिए कि 100 नेगेटिव चार्ज है तो 100 पॉजिटिव चार्ज भी हैं। आप 101 नेगेटिव नहीं कर सकते हो। अगर 101 नेगेटिव आया तो 101 पॉजिटिव भी होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आप कहीं से भी चार्ज ला रहे हो, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उसका अपोजिट नेचर का चार्ज होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ कहने का हमारा यही मतलब है, कोई भी सिस्टम लीजिए, कोई भी हिसाब किताब लीजिए, कोई भी तंत्र लीजिए, उसमें जितना निगेटिव उतना पॉजिटिव चार्ज, मतलब ओवरऑल जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है उस चार्ज का। ठीक है, हाँ। तो देखिए यहाँ पर डीप ड्राइव में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आइए देखते हैं। डीप ड्राइव में चार्जेस कैन एक्चुअली बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल, पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स से एनिलेशन, बट ओनली एवर इन परफेक्टली बैलेंस्ड पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर्स। देखो चार्ज, जैसा कि थोड़ी देर हमने पहले बताया ना कि चार्ज अगर आप बना रहे हो कोई नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही। तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप बना ही नहीं सकते चार्ज को। बना नहीं सकने का ये मतलब है कंजर्वेशन में कि अगर आपने एक पॉजिटिव बनाया तो दूसरा नेगेटिव ऑटोमेटिक बन जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ पॉजिटिव ही बना दो, आप सिर्फ निगेटिव ही बना दो। उसको बैलेंस करने के लिए ऑटोमेटिक अपोजिट नेचर का चार्ज बन जाएगा। सपोज अगर आपने पॉजिटिव बनाया तो उसको बैलेंस करने के लिए नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक पैदा होना ही होना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ कह रहा है, द यूनिवर्स मैथमेटिकली लेजर नेवर चेंजेस। तो ये यूनिवर्स का जो मैथमेटिकली हिसाब किताब है ये नहीं बदलता है। याद रखना, ये एक तरह से लॉ है चार्ज के बारे में कि अगर आपने जितना चार्ज है सिस्टम में वो पूरा न्यूट्रल होगा। वो सिस्टम जितना पॉजिटिव हो उतना ही निगेटिव भी होगा। आप एक्स्ट्रा अगर पॉजिटिव कहीं से बनाना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिक निगेटिव बनेगा, आप एक्स्ट्रा कहीं से निगेटिव बनाना चाह रहे हो तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव बनेगा। मतलब कि आप एक्स्ट्रा नहीं, कोई भी एक सिंगल चार्ज को एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। आप ये जानते हो कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, ये बात आप जान रहे हो कि चार्जेस जो होते हैं दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। नेक्स्ट में हम आते हैं, देखिए क्या है, द क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नेचर। यहां से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंक्लूड करेंगे। क्वांटम नेचर ऑफ चार्ज होने का क्या मतलब है कि यूनिवर्स में जितने भी चार्ज है, बात को समझना, यूनिवर्स में जितने भी चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। अदरवाइज बीच में अगर आप कहें कोई चार्ज, किसी के पास पॉइंट में चार्ज है 1.5 कूलम का चार्ज है। हाँ, चार्ज की यूनिट याद रखना कूलम होती है, इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक में हम भी बता रहे हैं उसको भी। ठीक है, किसी मान लीजिए कि किसी बॉडी के पास है 1.5 कूलम का चार्ज, किसी बॉडी के पास मान लीजिए कि 5.2 कूलम का चार्ज, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, पॉइंट वगैरह नहीं होना चाहिए। या तो किसी बॉडी के पास मान लीजिए 11/12 कूलम का चार्ज है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ये यूनिवर्स के लॉ के खिलाफ है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये ग्राफ मैंने क्यों बनाया है, ये चार्जेस के लिए कॉन्टिन्यूअस ग्राफ। यूनिवर्स में जो भी चार्ज है वो जो है कॉन्टिन्यूअसली ऐसे फ्लो नहीं होंगे, कॉन्टिन्यूअसली ऐसे फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू चार्ज की नहीं हो सकती है, चार्जेस की कुछ फिक्स वैल्यू ही होती है, जैसे इतनी है, अगले पर इतनी ही होगी, अगले पर इतनी होगी एंड सो ऑन। एक स्टेयर रूल की तरह इसे ध्यान में रखो। कहने का मतलब आप ये जानते हो बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, याद रख लो, अगर जिसको नहीं भी पता है तो वो याद रखे, एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास, याद रखना। अब दुनिया में जो भी चार्ज है वो सभी या तो इसका दोगुना होंगे 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम का, या तो दोगुना होंगे, या तो 3 गुना होंगे, या तो 4 गुना होंगे, 5 गुना होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब सिंपली इंटीग्रली मल्टीपल हो रहे हैं। तो जो भी चार्ज है दुनिया में, यूनिवर्स में, वो इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल, समझ गए? मतलब जो भी चार्ज है अगर दुनिया में, अगर आपने उसे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इससे अगर आपने डिवाइड कर दिया, और बदले में डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक इंटीजर नंबर मिल रहा है। इंटीजर जानते हो ना क्या होता है, मैथ्स में आपने इंटीजर पढ़ा होगा, सारे नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 सो ऑन, बीच में 0 रहता है, +1 +2 +3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर नंबर होते हैं। आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में इंटीजर नंबर्स को, मैथ्स में भी पढ़ा है आपने इंटीजर नंबर्स को। तो इंटीग्रल मल्टीपल होने का ही मतलब है भाई कि अगर इलेक्ट्रॉन ने किसी भी चार्ज को डिवाइड कर दिया तो इंटीजर आना चाहिए, तभी वो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम का चार्ज है। अब देखिए हमने कहा कि जितने भी दुनिया में चार्ज है सभी इसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, ये तो 2 गुना होंगे, 3 गुना होंगे, 4 गुना होंगे, 5 गुना होंगे एंड सो ऑन, इतने टाइम्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जब किसी बॉडी के चार्ज को डिवाइड करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए एक इंटीजर नंबर, समझ गए? तो क्वांटम नेचर होने का यही मतलब है बाबू कि जितने भी चार्ज होते हैं दुनिया में, मान लीजिए कुछ चार्ज है क्यू, किसी बॉडी पर क्यू चार्ज है, चार्ज को बेसिकली क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, याद रखिएगा इस चीज का, ठीक है? क्यू चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज होगा उसके साथ उसका या तो एक गुना होगा, ये इंटीजर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड सो ऑन। मतलब कि या तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वो बॉडी पर चार्ज 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इतना हो सकता है, बीच में नहीं होगा कि 1.5 टाइम्स, 2.3 टाइम्स, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको एक एग्जांपल कराते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को याद रखना। आई होप यहां तक सभी समझ गए होंगे कि भाई क्वांटम नेचर क्या होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर, इसको अभी हम साइड कर रहे हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन आपको दूं कि एक बॉडी है जिसके पास, सॉरी, एक बॉडी है जिसके पास चार्ज दिया हुआ है, सॉरी, एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है आपका मान लीजिए कि 6.4 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम। क्या उस बॉडी पर यह चार्ज पॉसिबल है? ये चार्ज पॉसिबल है उस बॉडी पर? ये कैसे बताओगे? क्या ये सिर्फ फर्जी बात कर रहे हैं कि इतना चार्ज उस बॉडी पर है? क्या ये संभव है किसी भी बॉडी पर इतना चार्ज होना? मुमकिन है ये? इसको हम कैसे जानेंगे? इसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? इस वैल्यू को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम पहले डिवाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है हमने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, सॉरी यूनिट नहीं लगाएंगे जब भी कैलकुलेशन करते हैं फिजिक्स में, तो यूनिट वगैरह लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है? कोशिश यही करते हैं यूनिट न लेकर चलो, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो सकते हो यूनिट्स में जब कैलकुलेशन आप करते हो। 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है? अब देखिए जरा यहाँ पर कि आप जब इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपके पास इंटीजर आना चाहिए। इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आपको डिवाइड करना, कोई भी चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही डिवाइड करो, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलॉम से डिवाइड करो। अगर उसके बाद इंटीजर छोड़ दिया तो मतलब कि वो चार्ज जो है वो पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए अगर हम डिवाइड करें तो आप देख सकते हो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो ये इसको परफेक्टली जो है काट रहा है कितनी बार में, 16 फोर्स है ना,
हाँ 16 फोर जा, और ये तो एग्जैक्टली ये कट जा रहा है पूरा, तो कितना आया 4 आया। क्या 4 एक इंटीजर है? 4 एक इंटीजर है? यस है, 4 एक इंटीजर है। इसीलिए जब 4 एक इंटीजर है तो यस दिस चार्ज इज पॉसिबल। यस दिस चार्ज इज पॉसिबल। कौन सा चार्ज पॉसिबल? ये वाला चार्ज। ये चार्ज क्या है? पॉसिबल है किसी भी बॉडी पर। तो आपको ऐसे ही पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है, किसी भी बॉडी की जो पॉसिबिलिटी है आप ऐसे ही चेक करोगे उसके उस चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर कर। अगर आपको इंटीजर मिल गया, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ देखो पॉजिटिव है आपका, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन आपको कभी पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कभी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए। अगर आई, अगर आपने इलेक्ट्रॉन किसी चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करने के बाद अगर आपका पॉइंट में वैल्यू आया, फ्रैक्शन में वैल्यू आया, तो समझ जाना वो चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी पर। यही होता है बाबू आपका क्वांटम नेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं, अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है? मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटाइजेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी यूनिवर्स में, इन सब चीजों को नोट कर लेना। हम आपको भेज भी देंगे नोट्स, आप कमेंट्स करिएगा, हम आपको नोट्स आपको पूरी भेज देंगे। ठीक है, तो जितने भी यूनिवर्स में चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये एक फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा चार्ज का फॉर्मूला। हमने बताया ना, चार्ज को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? क्यों से? बस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हो। याद रखना इस चीज को, क्योंकि ये फंडामेंटल चार्ज है। दुनिया का फंडामेंटल चार्ज होने का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा कोई चार्ज है। क्या है? इलेक्ट्रॉन दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा कोई चार्ज अभी पॉसिबल नहीं है। हालांकि इससे छोटे चार्ज को डिस्कवर किया जा रहा है अभी, लेकिन टेक्स्ट में आए नहीं है, वो अभी रिसर्च फेज में ही है। उन्हें क्वार्क्स कहते हैं, आपने मे भी सुना होगा क्वार्क्स के बारे में, कि क्वार्क्स जो ऐसे चार्ज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के कुछ फ्रैक्शनल पार्ट को ही होल्ड करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन से कम भी चार्ज ये रखते हैं। तो अभी बहरहाल उनके बारे में कंप्लीट डिटेल्स अभी नहीं है, जिससे वे एक्सपेरिमेंटल स्टेट में है, तो अभी इनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक जो स्टडी हमारे पास अवेलेबल है, जो जिसका एकदम पुख्ता सबूत हमारे पास है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स यूनिवर्स का अभी तक सबसे छोटा चार्ज है। ठीक है, इसीलिए इसको फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को क्या हम नाम देते हैं? एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन को, एक और नाम हम देते हैं, क्या कहते हैं? इस इलेक्ट्रॉन को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। फंडामेंटल चार्ज का होने का मतलब है कि यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा कोई चार्ज भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे कम वैल्यू का कोई चार्ज नहीं है, इससे कम वैल्यू का कोई चार्ज नहीं है, कहने का ये मतलब है। तो किसी भी बॉडी के चार्ज को हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं आप। एन क्या है? यहाँ पर इंटीजर नंबर है, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला। किसमें याद रखोगे ना, ये फॉर्मूला याद रख लेना, बहुत जरूरी, बहुत बेसिक्स और बहुत पहला फॉर्मूला फिजिक्स का आपको दिया जा रहा है आपके क्लास 12th का स्टैंडर्ड का, ये जो पहले बुक का पहली चैप्टर का आपका जो पहला टॉपिक है, इसका सबसे पहला फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है। याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो आप चार्ज मेजर किसमें करते हो? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम कूलॉम बोलते जा रहे थे ना, चार्ज की यूनिट कूलॉम ही है, बिकॉज जो कूलॉम साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत रिसर्च कर रखे हैं, तो उन्हीं के नाम को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम का यूनिट बनाया गया कूलॉम करके। द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। याद रखिएगा, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, बिकॉज द चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज infinitely small, producing just 1 coulomb of 1 coulomb requires roughly 6.24 into 10 power plus 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम है, ये कंप्लीटली 1 कूलॉम भी नहीं है। याद रखना, कंप्लीटली 1 कूलॉम भी नहीं है, बहुत कम है, 1 कूलॉम से बहुत कम है। ये वैल्यू जो है बहुत कम है बाबू, ये बच्चों, ये वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा कम है ये वैल्यू। ठीक है, तो अगर 1 कूलॉम का चार्ज बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को साथ में आना पड़ेगा? याद रखना, इतने इलेक्ट्रॉन्स को साथ में आना पड़ेगा। ये वैल्यू याद रख लो, 6.24 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर साथ आ गए तो आपका 1 कूलॉम के चार्ज के बराबर होगा।
याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोग ये चीज समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आपकी क्लास 12th की पहली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो खत्म होती है, ठीक है। और बहुत जरूरी है ये आपको रिवाइज करना। आपको नहीं समझ है दोबारा वीडियो आप देख लो, इसी की वीडियो को दोबारा देख लो। आपको कोई डाउट्स है कमेंट्स में आप बताओ, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। बाकी आपको जैसे अभी समझ आया नहीं समझ आया हमें बताइए। बाकी थैंक यू सो मच।